आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रोफाइल इंटीग्रेटेड यूजीसी नेट जेआरएफ के अलावा किसी भी वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में करने वाले हम लोग हिंदी भाषा से संबंधित पूछे जाने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का अवलोकन हम लोग प्रारंभ करें इससे पूर्व। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट में पहला 1 से 20 तक के प्रश्न हम लोग पार्ट 1 में कर चुके थे। पार्ट 2 में हम लोग आगे के प्रश्नों को कर रहे हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, इसका आपको जवाब बताना है। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है, जिसे संधिकाल की भाषा भी कहा जाता है, और इसमें स्वरों की संख्या थी 8। सी विकल्प सही जवाब है आपका। स्वरों की संख्या के संबंध में जो विवाद है, उसमें डॉक्टर नगेंद्र जो हैं, वे 8 मूल स्वर मानते हैं, जबकि उदय नारायण तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 11 है। अपभ्रंश में स्वरों को देख लेते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र अपभ्रंश में स्वरों को मानते हैं। अ, आ, ए, ओ, उ, ए, ओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उदय नारायण तिवारी जी जो है, इन स्वरों के अलावा ए, ओ और री को भी जोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम बताना है। तो संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसेनी, और सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से आपको खड़ी बोली का विकास देखने को मिल जाएगा। विकल्प ए सही जवाब है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची हिंदी, और फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई जो है प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। तो अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा का इतिहास का आरंभ तो अपभ्रंश से होता है, परंतु इसकी आदि जननी अगर देखी जाए तो वह संस्कृत। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से, पैसाची अपभ्रंश से किस प्रकार इसमें विकास देखने को मिलेगा। राजस्थानी और गुजराती का विकास, राजस्थानी और गुजराती का विकास चौरसेनी अपभ्रंश से है, जबकि पैसाची से पंजाबी का विकास है। विकल्प सी याद रखिएगा। बंगाली भाषा जो है वो मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से। अभी इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था, तो विकल्प सी के साथ आप पंजाबी सेलेक्ट किया, राइट आंसर। अगला प्रश्न, आधुनिक भाषाओं में पंजाबी का संबंध पैसाची बोली से है। पंजाबी भाषा अपभ्रंश की टक भाषा के अंतर्गत आती है, और इसका संबंध पैसाची बोली से माना जाता है, जिसका विकास अपभ्रंश से हुआ है। यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। 25वां प्रश्न है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, और 25वें प्रश्न का सही जवाब अपभ्रंश, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास में 500 से 1000 ईस्वी तक के मध्यकाल को अपभ्रंश काल कहा गया है। अपभ्रंशों से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं जैसे हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं।
जवाब में विकल्प डी को चुना आपने, राइट आंसर। बांगर या बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की एक बोली है, जिसको हरियाणवी भी कहते हैं। हरियाणा राज्य की यह बोली है, बांगरू। आगे मिलान करना है आपको, फटाफट कर लीजिए मिलान। खड़ी बोली, खड़ी बोली का संबंध बिजनौर से, ब्रज भाषा का संबंध आगरा से, बांगड़ू का संबंध करनाल से और अवधी का संबंध है सुल्तानपुर। खड़ी बोली बिजनौर क्षेत्र की बोली है, पश्चिमी हिंदी से निकली हुई। और ब्रज भाषा भी पश्चिमी हिंदी की बोली है, आगरा क्षेत्र में बोली जाती है। बांगड़ू करनाल में बोली जाने वाली पश्चिमी हिंदी की बोली है। और ये तीनों ही बोलियां सौतेनी अपभ्रंश से निकली हैं। वहीं अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी और छत्तीसगढ़ी का विकास देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर क्षेत्र की बोली जाने वाली पूर्वी हिंदी से निकली पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। वहीं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी भी आती है, जो सुल्तानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अवधी का क्षेत्र देख लेते हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवियों में मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन, उस्मान, तुलसीदास, सबल सिंह आदि आते हैं। अवधी भाषा आकारांत प्रधान बोली है। खड़ी बोली हिंदी रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, शामली, अंबाला में बोली जाती है। यह आकार बहुला बोली। बांगड़ू या बांगरू हरियाणवी बोली है, जो हरियाणा में बोली जाती है। ब्रजभाषा का क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली बरेली है। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं अगला प्रश्न। तौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी नहीं है? सही जवाब आपने सिंधी को सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ही। विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। हिंदी भाषा जो है, इसका विकास प्राचीन अपभ्रंश से हुआ है, जबकि गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी बोलियों का विकास और सेमी अपभ्रंश से हुआ है। और सेमी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित? संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित भाषा? तो संथाली आस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित भाषा है। सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में भी संथाली बोली जाती है और इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए भाषा का भी दर्जा दिया जा चुका है। प्रश्न संख्या 30। 30वां प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अध्ययन से हुआ? पहाड़ी हिंदी का विकास खास अध्ययन से माना जाता है। हिस्ट्री 2021 का पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग इसकी। पहाड़ी हिंदी में पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी दो क्षेत्र हैं। दो बोलियां हैं, जिसमें मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं। इनका विकास हंसिया और सेनी अभ्यास से। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। जनसंख्या 81।
31वां प्रश्न क्या है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अब इसमें स्टार लगा हुआ है, यानी इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है, वो अपभ्रंश से मानी जाती है, जिसमें शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से क्रमशः पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी भाषाओं का विकास हुआ। यदि प्रश्न में खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति पूछा गया होता, तो उत्तर शौरसेनी अपभ्रंश माना जा सकता। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इसमें जो है सही जवाब शौरसेनी और मागधी दोनों होगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव और सैन्य अपभ्रंश से हुआ, किंतु यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने, तो इसका उद्भव और सैनी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। विस्तार में जाकर यदि उसे 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने, तो हिंदी का उद्भव सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अतः इस प्रश्न में ए और बी दोनों विकल्प सही थे और इसके लिए जो है बोर्ड ने विकल्प ए उत्तर माना था, जो खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी के लिए उत्तर सही होगा। सौरसेनी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। हिंदी भाषा की उत्पत्ति इससे तभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे और जवाब में सौरसेनी अपभ्रंश विकल्प सी को चुना आपने, राइट आंसर। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जब आपने सौरसेनी अपभ्रंश विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली और कन्नौजी पश्चिमी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर है। 35वां प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही उदाहरण कौन-सा है? तो खड़ी बोली और बुंदेली। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी आएँगी। खड़ी बोली और बुंदेली भी आएँगी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इनका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आती हैं। पहाड़ी में जो है कुमाऊनी और गढ़वाली आते हैं, जिनका विकास खस या सौसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है। ब्रज शब्द का पुराना अर्थ होता है पशुओं या गौओं का समूह अथवा चारागाह। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली के आसपास बोली जाती है। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत 17 बोलियां हैं। कांगरू हरियाणवी की ही एक उपबोली है। संख्या 36। 36वां प्रश्न है इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर। इसका विकास अब मालवी अपभ्रंश से हुआ है। बघेली बोली का मुख्य क्षेत्र रीवा है, जिसे दक्षिण अवधी भी कहा जाता है, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवध की ही एक उपबोली ज्ञात होती है। शेष बोलियां इसमें जो थी वो पश्चिमी हिंदी की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? 37वें प्रश्न का सही जवाब जम्मू में बोली जाने वाली डोंगरी। विकल्प डी राइट है।
संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित यह भाषा है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में डोगरी बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनसंख्या में। 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन-सी है? और जवाब में आपने मगही विकल्प डी को चुनिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी के अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी, पश्चिमी के अंतर्गत खड़ी बोली जिसे करवी भी कहा जाता है, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज और हरियाणवी है। कुमाऊनी और गढ़वाली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी ये राजस्थानी हिंदी। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं इनका विकास साउथ भ्रंश से, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी का विकास साउथ इंडियन भ्रंश से। कुछ विद्वान जो है पहाड़ी हिंदी को खस से भी मानते हैं, खस अपभ्रंश से। और बिहारी हिंदी की बोलियां असमिया और बंगाली का विकास मालवी अपभ्रंश से हुआ है। बढ़ते हैं आगे। जनसंख्या 39। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? मैथिली, मलई, भोजपुरी विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर हो जाएगा ये बिहारी हिंदी की बोली है। मगध क्षेत्र में बोली जाने के कारण मगही नाम पड़ा था। और वर्तमान में मगही पटना, गया, हजारीबाग हजारीबाग का पूर्वी क्षेत्र भाग, भागलपुर, मुंगेर के कुछ भागों में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आपकी पौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी है। मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का दर्जा प्राप्त है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की उपभाषा पूर्वी उपभाषा की बोलियां हैं। वहीं राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। फिर आपको बताना है कि कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आने वाली है। 20 विकल्प हैं, इनको चुनिए। पढ़ते हैं, तभी हम लोग इसकी व्याख्या। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन सी नहीं है? छत्तीसगढ़ी सही जवाब है। पूर्वी हिंदी की बोली है और बाकी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। सरगुजिया, सदरी, बैगानी तथा बिहवाली इसकी प्रमुख बोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं है? जवाब में आपने अवधि को चुना। व्याख्या इसकी हम लोग ऊपर देख रहे हैं। अवधि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी आती हैं जो साउथ इंडियन अपभ्रंश से निकली हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी में अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हैं। इसी तरह से मारवाड़ी, मेवात मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती साउथ इंडियन अपभ्रंश से विकसित। पहाड़ी हिंदी साउथ इंडियन या खास अपभ्रंश से विकसित है। जबकि मागधी अपभ्रंश से विकसित है बिहारी हिंदी जिसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है। लहंदा और पंजाबी भाषा का उद्भव पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी भाषा का ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी का विकास। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी का उद्भव होता है। पंजाबी भाषाएं और लहंदा पैशाची से, जबकि सिंधी का विकास प्राचीन अपभ्रंश। और मराठी का अपभ्रंश जो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा, गुजराती भाषा साउथ इंडियन अपभ्रंश से।
विकसित है। मागधी अपभ्रंश से बंगला, उड़िया, असमिया भाषा उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? जवाब में आपने 5 सेलेक्ट कर दिया है। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। इनका विकास सौसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पनाफरी बुंदेली की उपबोली है। जाटू या बांगरू हरियाणवी की एक उपबोली है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब अवधि को चुना आपने राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया अवधि को राइट आंसर। अगला प्रश्न इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? जवाब में अवधि विकल्प बी को चुना राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? जवाब में आपने गुजराती विकल्प ए को चुना। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। गुजराती भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हार्नले महोदय ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए गुजराती को पश्चिमी गौड़ियन वर्ग में रखा, जबकि जॉर्ज पियर्सन ने गुजराती को केंद्रीय समुदाय में। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा और बोलियों में गुजराती भाषा, राजस्थानी भाषा और पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणा और बुंदेली। इसी तरह से मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी ये सब राजस्थानी भाषा। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस बात? क्रम संख्या का सही अपने अपभ्रंश विकल्प की को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से रूप में हुआ? जवाब हो जाएगा खड़ी बोली। देख लेते खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ या पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला बोली है। दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, देहरादून, मुजफ्फरपुर इत्यादि क्षेत्रों में यह बोली जाती है। भारत की राजभाषा हिंदी व खड़ी बोली एक नहीं है, बल्कि खड़ी बोली का तात्पर्य प्राचीन पूर्व जनपद में बोली जाने वाली बोली से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित? जवाब हो जाएगा खड़ी बोली से विकसित। और लिप से संबंधित हम लोग अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर विकल्प ए दिखाई दे रहा है। खड़ी बोली विकल्प ए सही जवाब है। खड़ी बोली ओंकार बहुला बोली नहीं है, अपितु आकार बहुला बोली है। ओमकार बहुला बोली में ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी को रखा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। तो बोली का पूर्वी खंड और पश्चिमी खंड हिंदी में जो है पूर्वी के अंतर्गत आपकी पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी है, जबकि पश्चिमी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी आती हैं और राजस्थानी के अंतर्गत आपकी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी देखिए आकार बहुला के अंतर्गत कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी आती है, जबकि ओकार बहुला के अंतर्गत ब्रजभाषा, बुंदेली और
कन्नौजी आती है। वहीं पूर्वी हिंदी की अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोली है, जबकि भोजपुरी, मैथिली और मगही ये तीनों बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 है आपका। कौरवी बोली के का उदय किससे हुआ है? कौरवी बोली का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है। कौरवी पश्चिमी हिंदी की बोली है, जिसे ठेठ खड़ी बोली या लोक बोली के रूप में प्रचलित खड़ी बोली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौन सा इसमें से सही है? तो दिए गए विकल्पों में कौरवी को चुना आपने, सही जवाब है। राहुल संस्कृतायन द्वारा दिया गया यह नाम है कौरवी। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या औचण को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औचण को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विकल्प ए, जोरदार, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या लिख लेते हैं हम लोग। औचण जो है बघेली भाषा का शब्द था और जिसका अर्थ होता है जोरदार। औतय रहेंगे में खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औतय रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो आते ही रहे, विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहा जाए? और जवाब में ईर्ष्या, विकल्प बी चुना आपने, राइट आंसर। बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 है आपका कि विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? तो विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा जो है अधिक विस्तृत होता है। बोली से विस्तृत होती है विभाषा। विकल्प ए सही जवाब। फोन को खड़ी बोली में क्या कहा जाए? तो वहां शब्द आपने सेलेक्ट कर लिया है, विकल्प बी को राइट आंसर। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 है कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर शौरसेनी ब्रह्मस को चुना तो राइट आंसर है। खड़ी बोली का कौरवी नाम जो है राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा दिया गया है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, जिसकी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी कौरवी तर हिंदी भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है। कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी अर्थात शुद्ध माना है। शुद्ध माना है। तो दूसरों ने खड़ी बोली में अधिकता खड़ी पाई की पाई है तथा उसके ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ा।
यद्यपि अभी तक यह तथ्य निश्चित नहीं है, इसका क्षेत्र जो है खड़ी बोली का देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है। साथियों, अगर आवाज आपको क्लियर मिल रही हो और वीडियो सही चल रहा हो तो फटाफट कमेंट्स करके सूचित कर दें। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति होती है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मगही हैं। अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति होती है, जिसकी बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। हिंदी भाषा उत्पत्ति और विकास से प्रश्नों को कर रहे हैं लोग। बढ़ते हैं साथियों आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। जवाब हो जाएगा खड़ी बोली, विकल्प सी इस प्रश्न का आएगा। गढ़वाली उत्तराखंड की बोली है और इसकी उपबोलियों में श्रीनगरिया, राठी, लोहद्या, बधानी, नागपुरिया, टेहरी हैं। बांगरू हरियाणवी हरियाणा की बोली है, जबकि छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 है कि दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम क्या है। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम पूछा जा रहा है आपसे और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया। विकल्प सी खड़ी बोली राइट आंसर है। दिल्ली और मेरठ के आसपास में प्रचलित खड़ी बोली है, जो लोक बोली के रूप में है। मानक हिंदी के लिए प्रचलित खड़ी बोली में मुख्यतः तीन शैलियां हिंदी, उर्दू व हिंदुस्तानी है। दिल्ली व मेरठ के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में पूर्व जनपद के नाम से जाना जाता था। अतः इस क्षेत्र की बोली को कौरवी भी कहा गया। कौरवी नाम देने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब सौरसेनी अपभ्रंश, विकल्प सी को चुना आपने, राइट आंसर है। खड़ी बोली व ब्रज भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं, जिनका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली आकारांत प्रधान तथा ब्रज भाषा ओकारांत प्रधान भाषा है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आकारांत प्रधान बोली बघेली, छत्तीसगढ़ी हैं, जबकि राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी बोलियां आती हैं। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी पहाड़ी बोलियां आती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम। खड़ी बोली का दूसरा नाम पूछा जा रहा है आपसे और जवाब में आपने कौरवी चुना है, तो बी विकल्प सही जवाब है। आगे, कौरवी किस बोली को कहते हैं, इस पर चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। खड़ी बोली, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौन सा सही है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कौरवी विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा आपका। खड़ी बोली का प्रयोग साथियों दो अर्थों में होता है, एक मानक हिंदी के लिए और दूसरा लोक बोली के लिए। लोक बोली दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी भी है और प्राचीन काल में जो है
दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था और राहुल सांकृत्यायन द्वारा कौरवी नाम दिया। कई बार हम लोगों ने इसको रिपीट कर लिया। अब ब्रज भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने आएंगे कि किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। जवाब में ब्रज भाषा सही जवाब हो जाएगा। ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल कहा जाता था। वह अपभ्रंश की विभिन्न शैलियों से बोलियों का विकास होता है जिसमें पिंगल भी एक कड़ी रही है। पिंगल जहां ब्रज भाषा के विकास में सहायक रही, वहीं डिंगल राजस्थानी भाषा का पूर्ववर्ती रूप रही। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 69 का सही जवाब क्या बनेगा? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? और इसका सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने और सेमी तो राइट आंसर। ब्रज भाषा आपकी मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जिलों में सामान्य रूप से बोली जाती है और इसका बहुत सारा मिश्रण बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, ग्वालियर के आसपास क्षेत्रों में भी ब्रज भाषा बोली जाती है। आगे सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? ब्रज भाषा विकल्प बी को चुना आपने तो सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। जनसंख्या 71। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? सूरदास और नंददास की रचनाओं की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा विकल्प बी राइट आंसर। ब्रज भाषा में लिखी गई रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी हैं। नंददास की ब्रज भाषा की रचनाओं में रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी और भंवर गीत। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो ब्रज भाषा विकल्प ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इसी क्षेत्र के कवियों में सूरदास, रहीम, कृष्ण, केशव बिहारी आदि ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं। क्रम संख्या 73 है कि सूर सागर किस भाषा की रचना है? जवाब में अपने ब्रजभाषा विकल्प सी को चुना तो रहेगा। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा इसमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? जवाब में विकल्प ए को चुना आपने काव्य भाषा को तो राइट आंसर है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है जिसका विकास सौसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह काव्य भाषा के रूप में भक्ति काल, वेद काल और आधुनिक काल के द्विवेदी युग तक प्रतिष्ठित रही भाषा है। और ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली ये क्षेत्र हैं इसके। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, ग्वालियर, राजस्थान, भरतपुर, करौली और धौलपुर में भी बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं। जनसंख्या 75। ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? जवाब में पश्चिमी हिंदी विकल्प सी राइट आंसर। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी आती हैं जबकि पूर्वी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी ये भाषाएं जो हैं पश्चिमी हिंदी की हैं। आगे, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है। ये विकल्प सही जवाब है। ब्रज भाषा का विकास सौसेनी अपभ्रंश से होता है। इसका क्षेत्र मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़ आदि जिलों से है। और सूरदास, रसखान बिहारी इसके प्रसिद्ध कवि हैं। काफी रिपीटेड प्रश्न। और कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है?
ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब आपने विकल्प ए ब्रजभाषा को चुना आपने, तो राइट आंसर। मंजू यादव लाइव क्लास रोज लिया कीजिए सर। प्रयास होगा कि आप लोगों को लाइव कक्षाएं नियमित मिलें। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से कौन सी है? और जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है ब्रज। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों में ब्रज भाषा है, कौरवी भी मानी जा सकती है। ब्रज का अर्थ होता है पशुओं या गौओं का समूह या चारागाह, और इसका विकास सौसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। ब्रज भाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे, ब्रज भाषा का क्षेत्र इसमें से कौन सा नहीं है? 79 का सही जवाब बी विकल्प है, सरगुजा। छत्तीसगढ़ में है सरगुजा, और छत्तीसगढ़ी वहां पे बोली जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की भाषा है। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। आगे का प्रश्न आपका जो है बुंदेली से संबंधित है। बुंदेली से संबंधित प्रश्न है। ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर की बोली बुंदेली है। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में यह बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों में भी बुंदेली बोली जाती है। छिंदवाड़ा, होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में यह बोली बोली जाती है। देखिए, ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली आपस में कुछ मिलती जुलती भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है कि झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित? झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, ये विकल्प राइट आंसर। बुंदेली का बड़ा ही लोकप्रिय साहित्य है किशोरी का फाग, पवारी, इनमें से किस बोली से संबंधित? और जवाब में आपने विकल्प सी को चुन लिया, राइट आंसर हो जाएगा आपका बुंदेली। अगला प्रश्न, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जवाब में मतलब तौरसेनी अपभ्रंश, बी विकल्प को राइट आंसर। बुंदेली पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है जिसका विकास तौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और यहाँ से अक्सर प्रश्न आ जाते हैं। तो इसकी उपबोलियों में जो है बनाफरी, लौधानकी और राठौरी। इसका क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में झांसी, जालौन, उरई, हमीरपुर, बांदा और महोबा है। वहीं मध्य प्रदेश का दतिया, ग्वालियर, भिंड, ओरछा, मुरैना और पन्ना। मध्य प्रदेश में यह दतिया, ग्वालियर, भिंड, ओरछा, मुरैना, पन्ना क्षेत्रों में बोली जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश में झांसी, जालौन, उरई, हमीरपुर, बांदा और महोबा में बोली जाती है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। 85वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है यह कन्नौजी से संबंधित है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है?
जवाब हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की और पश्चिमी हिंदी का विकास सौतेनी अपभ्रंश से हुआ है। मैथिली, मलई, भोजपुरी ये सब बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। कन्नौजी के अगर क्षेत्र की बात की जाए तो इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत है। कन्नौजी और ब्रज भाषा में भी काफी समानता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तर हो जाएगा आपका जो है हरियाणा, विकल्प डी को चुनाव में पाया जाए। रांगड़ी हरियाणा राज्य की बोली है। सामान्यतः हरियाणा में बोली जाने वाली बोली को जो है हरियाणवी कहते हैं। हरियाणवी को बांगरू या जाटू भी कहा जाता है। हरियाणवी का भी विकास तौरसेनी अभ्रंश से हुआ है। बांगरू की शुभ भाषा वर्ग की बोली है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली हरियाणवी जो भाषा है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग कि बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है और बांगरू को हरियाणवी या हरियाणी कहते हैं। बांगरू शुष्क उच्च भूमि भूभाग के कारण यहाँ की बोली का नाम बांगरू पड़ा और इसका विकास सौतेनी अपभ्रंश से हुआ। करनाल, रोहतक, दिल्ली, हिसार के अंतर्गत यह बोली जाती है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि हरियाणवी या बांगरू किस अपभ्रंश से विकसित है? बांगरू बोली या हरियाणवी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो अभी इस पर हम लोग चर्चा किए थे पीछे। पश्चिमोत्तरी सौतेनी अपभ्रंश विकल्प में तो बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? जवाब में हो जाएगा आपका राजस्थानी, विकल्प भी यहाँ आगे। अगला प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित में से असत्य कथन चयनित करना है आपको। रीवा, सतना, शहडोल, बघेली का क्षेत्र है। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का एक नाम कौरवी भी है। तीनों विकल्प सही थे। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची से नहीं हुआ है, याद रखिएगा, और सैन्य अध्ययन से हुआ है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि जयपुरी का स्थानीय नाम पूछा जा रहा है। तो जयपुरी को धुमाड़ी भी कहते हैं। सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा में किस बोली में लिखे गए हैं? जवाब में आपने मारवाड़ी विकल्प कुछ नहीं पढ़ा जाए। मीराबाई भक्तकालीन कवित्रियां हैं और इनके पद राजस्थानी भाषा के मारवाड़ी बोली से बढ़ते हैं। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी बोली भी कहते हैं क्योंकि यह राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिंहौरी, जैसलमेर इत्यादि जिलों में बोली जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93 की तरफ। प्रश्न संख्या 93 है कि इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? प्रश्न संख्या 93 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया होगा किसको? बुंदेली को राइट आंसर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुंदेलखंड में बोली जाती है बुंदेली। तो बढ़ते हैं जनसंख्या 94 हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली चौरानवे का पूर्वी राजस्थान की बोली है, विकल्प की राइट आंसर। कोटा बोली शाहपुर, उदयपुर के क्षेत्रों में बोली जाती है। बढ़ते हैं
अगला प्रश्न क्या है? हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? अभी इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। सिलेक्टेड है। राजस्थान की बोली है। कोटा बोली चित्तौड़गढ़ जिला। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? संख्या 96 का सही जवाब पहाड़ी। विकल्प डी सही जवाब। पहाड़ी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली। पहाड़ी मूलतः जो है उत्तर भारत के पहाड़ी जिलों में, जैसे जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा, गढ़वाल, कुमाऊं के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली पूछा। जवाब में आपने विकल्प डी सलानी को चुना। सलानी गढ़वाली की उपबोली है। गढ़वाली और कुमाऊनी मध्य पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी को देख लेते हैं हम लोग। पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत मंडयाली या मणियाली, सिरमौरी, चौपाली और जौनसरी तथा सिराजी आती है। वहीं मध्य पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं। कुमाऊनी में आप खसपरजिया या खसपरिया, दानपुरिया, जोहारी या पछाई। इसी तरह से गढ़वाली में नागपुरिया, सलानी और टेहरी। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से उठ सकता है आपका। आगे मागधी अपभ्रंश तथा इससे विकसित हिंदी की उपभाषा। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से माना जाता है? तो अभी इस पर चर्चा हो रही थी। मागधी अपभ्रंश विकल्प राइट आंसर। बिहारी हिंदी का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। वर्तमान में यह बिहार के पटना, गया, हजारीबाग के जिलों में बोली जाती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली तथा मगही को शामिल किया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं? संख्या 99 का सही जवाब मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी हिंदी का है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। बी विकल्प। अगला प्रश्न, अंगिका किस राज्य की बोली? बिहार। अंगिका बिहार राज्य के पूर्वी, उत्तरी, दक्षिण भागों, झारखंड के पूर्वी भागों और पश्चिम बंगाल बंगाल के पश्चिमी भागों में बोली जाती है, जिसमें गोंडा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, कोडरमा, गिरिडीह जैसे जिले शामिल हैं। यह नेपाल के तराई भाग में भी बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इसका नाम अंगिका पड़ा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है बिहारी हिंदी की बोली। तो मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। जनसंख्या 102 है कि कौन सी बोली बिहार की नहीं है? जवाब में विकल्प सी जयपुरी को चुना। जयपुरी राजस्थान की बोली है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। बी विकल्प राइट आंसर। भोजपुरी का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से होता है। भाषा के अर्थ में भोजपुरी शब्द का पहला प्रयोग 1789 ईस्वी में रेमंड द्वारा अनुदित ग्रंथ शेख मुफ्ताखरीन की भूमिका में मिलता है। भोजपुरी को भोजपुरिया तथा कुछ लोगों द्वारा पूर्वी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भोजपुरी के भी अलग अलग
क्षेत्र हैं उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी और नागपुरिया। इसी तरह से थारू, मघेसी, गोरखपुरी, छपरैया और हरवारी। भोजपुरी की पुरानी लिपि जो है वो कैथी है तथा बही खातों के लिए महाजनी लिपि का प्रयोग होता था। सामान्यतः भोजपुरी के लिए नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? जवाब हो जाएगा वाराणसी। भोजपुरी का ही एक हिस्सा है काशिका, इसमें हिंदी, उर्दू और भोजपुरी के शब्द मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊ हमरा के खेलही ना देत रहे, कहाँ की बोली? जवाब हो जाएगा भोजपुरी, विकल्प सी राइट आंसर। भोजपुरी बोली में सर्वनामों के रूप में जो है हम, हमारा, हमनी का, तोहार, तोहनी का, ओकर, हुनकर, इनकर, ये लोगन के, जौन, तौन, कौन, केहू, आपन, रउआ आदि शब्दों का प्रयोग। साथियों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है इसका आपको जवाब बताना है। तो बिहारी हिंदी की बोली है भोजपुरी, बिहारी हिंदी की भोजपुरी है, सबसे ज्यादा बोली जाती है और पूर्वांचल के अधिकतर जिलों में यह बोली प्रचलित है, जिसमें सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया और वाराणसी आदि इसके जिले, इससे प्रभावित जिले हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 109। प्रश्न संख्या 109, गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? इसका आपको जवाब बताना। और इस प्रश्न का राइट आंसर फटाफट कमेंट्स करते रहिए आप लोग। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चुन लिया होगा इसको, विकल्प ए भोजपुरी भूतकालिक। तो विकल्प ए सही जवाब। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की हम लोग। तो भैल, गैल आदि भोजपुरी की भूतकालिक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मगही किस उपभाषा की बोली? मगही किस उपभाषा की बोली? यह पीएचडी 2004-2018 का पूछा गया प्रश्न है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा मगही किस भाषा की बोली है? बिहारी हिंदी की बोली है। विकल्प डी के साथ आप राइट आंसर पर हैं। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो इस प्रश्न की व्याख्या, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये तीनों बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। ये तीनों बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। मागधी अपभ्रंश से विकसित ये भाषाएं हैं और इनका क्षेत्र गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर जिला है। जनसंख्या 111, जनसंख्या 111 है कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी आपने चुन लिया है। राइट आंसर पर है मगध। मगही शब्द आपका जो है
मगही शब्द मागधी से विकसित रूप है। कुछ लोग इसे मागधी भी कहते हैं। यह बोली पूरे गया जिले में पटना, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, पालामऊ, भागलपुर और रांची आदि जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 112 देख लेते हैं। 112वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको चुना? 112 प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। और सही जवाब आपने पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं, जबकि मगही नहीं आती है। बी विकल्प राइट आंसर है। चंपती लेखपाल का पूछा गया प्रश्न है साथ में। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं संख्या। प्रश्न संख्या 113 है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि इसमें से कौन? इन्हें मैथिली कोकी के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली कोकी के नाम से भी। जवाब में आती है विद्यापति जी को चुना। जवाब में विद्यापति विकल्प सी को चुना। करते हैं उनकी रचना पदावली के लिए इन्हें मैथिली कोकिल कहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पाठचर्या में और देखते हैं अर्धमागधी अभ्रंश तथा इससे विकसित परिभाषा के संदर्भ में। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब चयनित करिए। पूर्वी हिंदी वर्ग की जो बोलियां हैं इनका विकास किससे माना गया है? जवाब में अर्धमागधी अभ्रंश विकल्प सी का चयन कर दिया आपने राइट आंसर पर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 115 है कि पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से किस अभ्रंश से हुआ? पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से किस अभ्रंश में हुआ है? और सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है इसको विकल्प बी अर्धमागधी अभ्रंश को राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 116 कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? पूर्वी हिंदी विकल्प ए को राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। हिंदी खड़ी बोली से अवधी की भिन्नता मुख्य रूप से व्याकरणात्मक है। इसमें कर्ता कारक के परसर्ग विभक्ति में ने का नितांत अभाव है। अन्य उपसर्गों के प्राय दो रूप मिलते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। कर्म संप्रदाय संबंध को और कर्ण संप्रदाय स का त से अधिकरण म का मा से देखने को मिलेगा।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 117। प्रश्न संख्या 117 है कि निम्नलिखित बोलियों में पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? निम्नलिखित बोलियों में पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। विकल्प सी राइट आंसर। जो बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। जवाब में आपने बुंदेली विकल्प बी का चयन किया, राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे माना गया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? जी सर, मैं प्रणाम। आपका चैनल लगभग 1 वर्ष से देख रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका। सभी साथियों का स्वागत है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 119 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया इसको, अर्धमागधी अपभ्रंश विकल्प सी को राइट आंसर से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग थोड़ी सी। तो अपभ्रंश में शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती हैं। पैसाची में लहंदा और पंजाबी हैं। ब्राह्मण में सिंधी हैं। महाराष्ट्री में से मराठी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया है। जबकि अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित है। प्रश्न संख्या 120 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 120 है कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब चयनित करिए और जवाब में आपने अर्धमागधी अपभ्रंश बी विकल्प का चयन करके राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 121। व्याख्या वही पुरानी थी कि ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी, सरसैनी अपभ्रंश से पहाड़ी, मैथिली, मगही, भोजपुरी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प जयपुरी को, राइट आंसर है विकल्प सी। अगला, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122 है कि इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी बोली है जिसमें उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? अवधि जवाब देकर के आपने राइट आंसर दिया है। अवधि विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अवधी बोली पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है। अवधी का अगर क्षेत्र देखा जाए तो लखनऊ,
उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, फैजाबाद और प्रतापगढ़ इसके क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 123। संख्या 123 है कि अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित भाषा है? और इस प्रश्न का जवाब, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित भाषा है? अर्धमागधी अपभ्रंश, विकल्प बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों का अर्धमागधी अपभ्रंश से विकास हुआ और सौसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, गुजराती और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी बोली का विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 124। प्रश्न संख्या 124 है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? मैथिली, मगही, भोजपुरी तीनों बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं व्याख्या। तो हिंदी भाषा में जो है पश्चिमी हिंदी से निकली हुई बोलियों में खड़ी बोली, इसे कौरवी भी कहा जाता है, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। 1, 2, 3, 4 और 5 भाषाएं हैं जिनका विकास आपका होता है सौरसेनी अपभ्रंश से। इसके बाद पूर्वी हिंदी से आपकी निकलती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी आपकी जो है यह इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली तीन बोलियां हैं जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से है। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी हैं और सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा है। इसी तरह से पहाड़ी हिंदी खस या सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, जिसमें पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी है। पहाड़ी हिंदी को कुछ विद्वान खस अपभ्रंश से भी उत्पन्न मानते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 125। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? और जवाब में अवधी भाषा विकल्प ए को चुन लिया आपने राइट आंसर पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 126। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई रचना है? महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है इसको, अवधी बोली को। विकल्प बी के साथ आप सही जवाब कहना। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए व्याख्या इसकी देखना है तो देख लेते हैं। कृष्णायन द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना है, अवधी बोली में लिखी गई है। द्वारिका प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार, राजनेता के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और कृष्णायन महाकाव्य उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान जेल में लिखा था। आगे प्रश्न संख्या 127 है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने किस काल का सरल और साधारण रूप अपनाया था? क्षमा करें, मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अवधी भाषा, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न। जैसी ठेठ अवधी
भाषा में लिखते थे और जैसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में ही की हैं। जैसी भक्त काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। जनसंख्या 128। जनसंख्या 128 है कि मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई लोरकहा की भाषा इसमें से कौन सी है? मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई लोरकहा की भाषा पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में आपने अवधी भाषा विकल्प बी को चुन लिया राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं आगे। और अवधी बोली में जो है सूफी कृतियों को कुछ देख लेते हैं। अवधी बोली में लिखी गई सतवती कथा ईश्वरदास की रचना, मधुमावती मंथन की रचना, मृगावती कुतुबन की रचना, पद्मावत जैसी की रचना और चित्रावली उस्मान की रचना है। जनसंख्या 129। जनसंख्या 129 है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है इसको विकल्प की अवधि को राइट आंसर करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 130 है निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता? जवाब में 130 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है अवधि विकल्प बी को राइट आंसर। अगला प्रश्न व्याख्या देख लेते हैं। अवधि बोली में कर्ता कारक में विभक्ति ने का चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि ब्रज भाषा खड़ी बोली बुंदेली में कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का चिन्ह प्रयुक्त होता है। वस्तुतः पूर्वी हिंदी वर्ग की सभी बोलियों में कर्ता कारक विभक्ति ने का जो है लोप हो जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो जवाब में आपने अवधि विकल्प बी को चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। अवधि के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा, जबकि ब्रजभाषा खड़ी बोली बुंदेली में कर्ता कारक के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होगा। वस्तुतः पूर्वी हिंदी की जो भी बोलियां हैं सब में ने चिन्ह का लोप रहता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132। ये निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? प्रश्न संख्या 132 का सही जवाब आपने अवधि को चुना तो बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 133। काले का पानी पताले गए बेटी पुरैन गई को मिलानी हो गंगा जमुना बीच रेती परतु है कैसे के रचाऊं बियाह रे उक्त गीत किस बोली का है? 35 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है अवधि को राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 134। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष मैं के अर्थ में किया जाता है? सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया इसको 134 का सही जवाब अवधि विकल्प बी को तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 135। प्रश्न संख्या 135 है कि उकार बहुला बोली इसमें से पूछा जा रहा है। उकार बहुला बोली और जवाब में आपने अवधि भाषा को चुन लिया तो विकल्प ए के साथ सही जवाब पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली कौन सी बोली है?
इलाहाबाद अवधि का क्षेत्र विकल्प भी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अवधि के क्षेत्र में लखनऊ, इलाहाबाद वर्तमान में जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, फतेहपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, बस्ती, बाराबंकी, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है। पुरानी अवधि बोली को बैसवाड़ी भी कहा जाता है। चंद्रभूषण द्विवेदी, रमई कक्का ने अपनी रचनाएं बैसवाड़ी हिंदी में की है, जो बौछार फुहार रतौंधी नाम से प्रकाशित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अब आगे के प्रश्न साथियों छत्तीसगढ़ी बोली से आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया पूर्वी हिंदी। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी आती है। और राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी तथा भोजपुरी, मगही, मगही ये बोलियां आती हैं बिहारी के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं और देखने अगला प्रश्न बघेली से। बघेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जनसंख्या 129 का सही जवाब जबलपुर विकल्प बी को चुनूंगा आप लोग रहेगा। आगे बढ़ता हूँ कैसे व्याख्या देखना है, इसे देख लेते हैं इसकी। बघेल राजपूतों के आधार पर रीवा के आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है। वहां की बोली को बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अफगान से एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में हुआ। यद्यपि जनमत इसे अलग बोली मानता है, किंतु भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधि की ही एक उपबोली है और दक्षिण अवधि भी इसे कहते हैं। इसका क्षेत्र है रीवा, नागौर, शहडोल, जबलपुर, सतना, मैहर। आगे बढ़ते हैं देखते हैं प्रश्न संख्या 39। बघेली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोली? अभी इस पर चर्चा हुई थी। पूर्वी हिंदी विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं देखते हैं प्रश्न संख्या 140। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 140 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, बघेली को कराया जाए। अभी इस पर हम लोग चर्चा किए थे, देख लेते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली विकसित बोली है। क्षेत्र इसका रीवा, शहडोल, सतना, मैहर इसके आसपास का। बघेली में केवल लोक साहित्य की रचना हुई है। और भोजपुरी शब्द शाहबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के पर रखा गया है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। जयपुरी बोली को ढूंढानी भी कहा जाता है जो राजस्थानी की एक उपबोली है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रश्न आपके सामने है। भारत संघ की राजकीय भाषा है। प्रश्न संख्या 141 का सही जवाब चाहिए। जवाब में आपने देवनागरी लिपि को चुना। राइट आंसर है आपका विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। प्रश्न संख्या 142। भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी है विकल्प ए राइट आंसर।
करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 51 तक के जो अनुच्छेद है वे राजभाषा से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा के संबंध में और आयोग संसद की समिति के संबंध में है। जबकि 345 राज्य की भाषाएं और राजभाषाएं हैं। राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं से संबंधित है। जबकि 346 अनुच्छेद एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि पत्राद पत्राचार के लिए जो राजभाषा प्रयोग होगी उसके संदर्भ में है। जबकि अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। अनुच्छेद 350 क कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधाएँ हैं। और 350 का जो ख है वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न जनसंख्या 143 है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को भारत की संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया था? ध्यान दीजिएगा, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। विकल्प के इस प्रश्न का यही जवाब। कृपया वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, जो लोग भी जुड़े हैं। आपके लाइक्स या सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन। हमें उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार से मिलेंगे और वीडियो को अपलोड करेंगे। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने जो है भारत की राज संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था। और भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जवाब में आपने 15 वर्ष चुन लिए हैं, तो बी विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जनसंख्या 145। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। भारतीय संविधान में जो है भाग 17 के अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। और 43 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य अक्सर परीक्षा में रिपीट होता है यहाँ से प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। जनसंख्या 146 है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुलु भाषा जो है कर्नाटक, केरल राज्य के कुछ भागों में बोली जाती है और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग चल रही है। जबकि अन्य भाषाएं जो है संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित थी। तुलु भाषा जो है केरल के कासरगोड जिले को सप्त भाषा संगम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तुलु भी इन्हीं सातों में से एक है। केरल व कर्नाटक राज्य में तुल बाहुल्य क्षेत्र में तुलुनाडु के नाम से भी जाना जाता है और तुल द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित भाषा है। वर्तमान में भारतीय संविधान जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? जवाब हो जाएगा 343। 343(2) के तहत जो है यह प्रावधान किया गया कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा, जो बाद में अनिश्चित काल तक जारी कर दिया गया। अगला प्रश्न जनसंख्या 139 है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? जनसंख्या 139 का सही जवाब 14 सितंबर 1949 विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को भारत के संविधान में
हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। जवाब में 14 सितंबर 1949 विकल्प ए को चुन लिया आपने। राइट आंसर कहाँ है? 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसी अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि में राष्ट्रलिपि का दर्जा भी दिया गया। जनसंख्या 150 किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? जवाब में आपने 14 सितंबर 1949 विकल्प सी को चुनी। राइट आंसर। साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में अब हम लोग लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या आप तक दिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।